हेलो एवरीवन। सो आज का दिन है 17 जुलाई और आज हम देखेंगे न्यूज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला जो न्यूज़ है वो बहुत ही दुखद। चार से ज़्यादा जो है हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं वो शहीद हो चुके हैं जम्मू के डोडा में। और बहुत ही इंसर्जेंसी का जो इशू है वहाँ पे वापस रिसर्फेस हो रहा है, वहाँ पे वापस होने लगा है। ताज्जुब की बात और कंसर्न की बात ये है दोस्तों कि ये देखो डोडा अपने बॉर्डर से बहुत अंदर है ना, अपने बॉर्डर से बहुत अंदर है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये एलओसी समझो आप, ठीक है ना। तो कितना अंदर है फिर भी यहाँ पे जो है ऐसा हो रहा है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। अगला जो है न्यूज़ वो ये है कि क्रीमी लेयर जो सीलिंग है ओबीसी का, उसको हरियाणा में जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले पहले 6 लाख था, ठीक है ना। अब 8 लाख कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि ज़्यादा लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और ओबीसी बी का है ना 5% एडिशनल उसको उनको कोटा मिला है, 5% एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ओबीसी ए में 78 कास्ट है, सॉरी 72 कास्ट हैं। और ओबीसी बी में जो है 6 कास्ट है, उसमें से यादव और गुर्जर, सैनी, गोसाई, ये सारे आते हैं, ठीक है ना। और टोटल ओबीसी में 78 कास्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये न्यूज़ लेने का इशू ये था दोस्तों कि कास्ट सेंसस तो हुआ नहीं है ना। तो किस बेसिस पे और कौन से पैरामीटर पे ये सारे चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। आपका क्या थिंकिंग है? आपको अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानते हो आप, ठीक है ना, तो आप ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट करना। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि कंट्रोवर्शियल जो मैम हैं पूजा खेदकर, इनको जो मसूरी में जो एकेडमी है वहाँ पे बुला लिया है वापस। अब ये सोचने वाली बात ये है कि मैडम ने ही सिर्फ ऐसा नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, है ना। तो अब यूपीएससी क्या एक्शन लेती है उन लोग के ऊपर, आप वो देखो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने एससी का जो है सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। एक मुझे याद आ रहा था, मतलब एक पर्सन है वो 10 साल आईएएस रह चुके हैं। अब बाद में उनको पता चलता है कि उन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो उनका एज सर्टिफिकेट है, एज के लिए जो आपको पता ही है कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10th का सर्टिफिकेट हो ना, तो वो उन्होंने दोबारा बनवाया था, सोचो अटेम्प्ट देने के लिए, ठीक है ना। अगला जो न्यूज़ है वो है कि ट्राइंग जुवेनाइल एज अडल्ट इज़ नॉट द आंसर। ये मैम है अंदिता पटनायक और इनकी जो लीगल रिसर्चर हैं, और ये बोल रही हैं, इस आर्टिकल का जिस्ट यही है कि रिहैबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन को सोसाइटी में उनके जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है पनिशमेंट से। तो मैडम के अपने जो है, और ये सही भी है और कुछ गलत भी है ना, उनके अपने व्यू पॉइंट है, पर ये आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अगला जो थॉट है, अगला जो न्यूज़ है एक्चुअली वो ये है कि एज थॉट्स बिकम डिजिटलाइज्ड, हु विल प्रोटेक्ट आवर न्यूरो राइट्स, ठीक है ना। आपको पता है एलोन मस्क की स्पेसएक्स के जो सीईओ हैं उनके ये कंपनी है न्यूरालिंक्स, आपने सुना होगा। अब वो जो है वो चिप जो है एक बनाया है उन्होंने, जो ह्यूमन के सारे जो इलेक्ट्रिकल पल्स हैं ब्रेन से उसको स्टडी करता है, ठीक है ना, और उनको डायरेक्ट करता है। एग्जाम्पल देखो ना, अब स्टीवन हॉकिंस के जो चेयर था जो, वो तो पैरालाइज हैं, पर वो जो सोचते थे वो उसमें से साउंड आता था, वो बोलता था वो चेयर, है ना। तो ये जो ईईजी है ना जो, तो ये तो 100 साल से भी पुराना है, ठीक है ना सिस्टम, पर इसको अब डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं एक न्यूरालिंक से रिलेटेड क्वेश्चन। Neuralink was founded by Elon Musk and aims to develop implantable brain machine interference, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, न्यूरालिंक्स हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड
The ability to wirelessly transmit information between computer and the brain of monkey. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही। आज ये लेटेस्टली मुझे याद है, ये इन्होंने पिग पे जो है स्टडी किया था, पिग पे। ठीक है ना। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी था। थर्ड जो है कि न्यूरालिंक हैज रिसीव अप्रूवल ऑफ एफडीए, फूड, अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो अथॉरिटी है। ठीक है। फोर्थ जो है, न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी कुड पोटेंशियली बी यूज टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड रिस्टोर सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। बिल्कुल सही है, ट्रीटमेंट में भी काम आएगा। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एफ, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। यही सारा रेगुलेट करती है पूरे अमेरिका में कि कौन सा प्रोडक्ट जो मेडिकल इक्विपमेंट हो या खाने का प्रोडक्ट है ना, वो कितना सेफ है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, है ना। और ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहता है, क्योंकि ये जीएमओ को भी इन्होंने जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोडक्ट में, इन्होंने बहुत पहले ही जो है उसको ओके कर दिया था। ठीक है ना। अब इंडिया में इसका इक्विवेलेंट कौन है, कौन इंडिया में फूड एंड ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करता है? पहला तो आपको पता ही है, फसाई, FASSAI। क्वेश्चन भी आ चुका है, और ऐसे भी कोई भी पैकेट आप देखो खाने का, पैकेट फूड, उसमें आपको इसका ऐसा लोगो मिलेगा ही, है ना, मिलेगा ही। ठीक है। और दूसरा जो है वो सेंटर फॉर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता ही है, ये दोनों हेल्थ में ही आते हैं। ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला जो न्यूज़ हम देख रहे हैं वो ये है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी। तो ये किसी त्यागी हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको पता है, 5 मिलियन डॉलर्स हर साल जो है, जो इंडिया देता है यूएन यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, इनको। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत कम है, आप इसको बढ़ा दो। ठीक है। बस यही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के बारे में, कि ये स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1949 टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। बिल्कुल सही। UNRWA mandate is subject to periodic renewal by the UN General Assembly and it has been constantly extended since its founding। बिल्कुल सही है, एक्सटेंड किया जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लड़ाई तो एक्सटेंड ही होगा। UNRWA operates only in Jordan, Lebanon and Syria, providing services such as education, healthcare एंड सोशल सर्विस इन टू पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। तो ये बिल्कुल गलत है। ओनली 3 नहीं है, गाजा स्ट्रिप भी है, और दूसरा पांचवा कौन सा है? ईस्ट जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम, है ना। आपको पता है वेस्ट जेरूसलम तो इसराइल के कब्जे में है, और ईस्ट भी कुछ पार्ट, और वेस्ट में ही पैलेस्टीनियन रहते हैं। ठीक है ना। और लास्ट क्या है, UNRWA इज़ द ओनली यूनाइटेड नेशन एजेंसी डेडिकेटेड टू हेल्पिंग रेफ्यूजीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन और कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही है ये। ठीक है। तो इसका सही आंसर 1 2 4 है। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि विथ 2 न्यू जजेस सुप्रीम कोर्ट बैक टू इट्स फुल जुडिशियल स्ट्रेंथ। अब ये जो है मणिपुर के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मणिपुर से इनका रिश्ता है, और ये बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आर माधवन। बहुत अच्छी बात है। और ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट टोटल स्ट्रेंथ जो है पूरा हो गया। टोटल स्ट्रेंथ कितना है सुप्रीम कोर्ट का? 34 जजेस। ठीक है। 34 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है क्वेश्चन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, पहले देखते हैं हम लोग, अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ये तो आपको पता है क्या है, आप बताना।
Appointment is made after consultation with the Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court and High Court as President may deem necessary. बिल्कुल सही है. थर्ड है द कॉलेजियम सिस्टम comprises the Chief Justice of India and four senior most judges of the Supreme Court recommend names for appointment as Supreme Court judges. जी बिल्कुल सही है. कॉलेजियम सिस्टम का जो है जो जो एक इंटरनल है इनका सिस्टम है ना वो डिसाइड करता है. ठीक है. और फोर्थ है Supreme Court can raise objection to the collegium recommendation, but if the collegium reiterates the same names, the government is bound to appoint them. हाँ बिल्कुल सही है ये तो. ठीक है. तो सभी सही हैं. ठीक है ना. ये बता देता हूँ मैं. एक बार जो गवर्नमेंट है ना वो सुप्रीम कोर्ट को वापस भेज सकती है रिकमेंडेशन की नहीं आप देखो ये लिस्ट है ना. और अगर दोबारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वापस भेज दिया तो इनको जो है अपॉइंट करना ही पड़ेगा. कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है. अपॉइंट ही करना पड़ेगा. ठीक है ना. ये थी बात. और अगला है बजट विल बी जज्ड बाय व्हाट इट डज टू रिवाइव एमएसएमई. तो एमएसएमई जो है आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में. लगभग लगभग 40% जो है वो इंडिया का एक्सपोर्ट एमएसएमई से ही होता है. ठीक है गुड्स में. और एमएसएमई किसकी इसकी मार झेल रहा है. एक तो डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से 10,000 कंप्लाइंस है उसमें. और तीसरा जो है कोरोना से. ठीक है. अब देखते हैं हम लोग एमएसएमई से रिलेटेड एक क्वेश्चन. शेयर ऑफ एमएसएमई ग्रॉस वैल्यू एडिटेड in India GDP was around 30% in 2021 and 2022. ठीक है. एंड दूसरा स्टेटमेंट एमएसएमई अकाउंट्स फॉर ओवर 40% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीवीए इन इंडिया. ठीक है. थर्ड है एमएसएमई रिलेटेड एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट लेस देन 50% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट. ठीक है. एंड फोर्थ है टोटल एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्डेड ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज ओवर 15 करोड़. इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है उद्यम रजिस्ट्रेशन. ये तो बिल्कुल सही है. तो इसका जो आंसर है ना वो जो है सी. थर्ड ये जो है ना लेस देन 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स वो जो है एक्चुअली नहीं है. ऐसा हम नहीं कह सकते. कभी 50 के ऊपर भी हो जाता है. ठीक है ना. तो ये अब हम देखते हैं. देखिए यहाँ पे ये आपने डाटा तो देख लिया. ठीक है ना. अब हम देखेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडिटेड को के बारे में ये क्या डेफिनेशन है. ठीक है. और मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहता हूँ एक्चुअली. ठीक है ना. कि ये जो है ना एक्चुअली ये तीनों के ये सभी सही हैं. सॉरी ये मैंने है ना ये 40% एक्चुअली देख लिया था है ना. 45 है ना. 45 है. आई एम सो सॉरी. ठीक है. और एक जनरल आइडिया लगा के रखो आप. नंबर्स तो इधर उधर होते ही रहते हैं. ठीक है. अगला जो हम लोग देख रहे थे कि जीवीए किसको कहते हैं. ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है. सिंपल बहुत सिंपल है. ठीक है. प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट. मान लीजिए कि 1,000 एक बेकरी का 1,000 का से 1 लाख का सेल हुआ है. और रॉ मटेरियल और उसका रेंट और लाइन का बिजली का खर्चा मिला के 60,000 उसको लगा है. तो जीवीए कितना हुआ. 40,000 है ना. मतलब 40,000 इसने इकोनॉमी में बेकरी सेक्टर से कंट्रीब्यूट किया है. और जीवीए जो है ना किसी सेक्टर किसी एरिया किसी इंडस्ट्री के लिए निकल सकता है ना. प्रॉफिट देखो 40% एडेड वर्थ टू वैल्यू टू द इकोनॉमी. ठीक है. और चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अगला न्यूज़ ये है गिफ्ट सिटी से. और गिफ्ट सिटी क्या है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. ठीक है ना. और ये बोल रही हैं कि जो गिफ्ट सिटी में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है आपने यूएई के साथ
तो आपको 68,000 करोड़ का नुकसान हो गया है, क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर पे जो आपने कस्टम ड्यूटी लगाया है, जो बाकी जगह पे 15% है पूरे भारत में, और गिफ्ट सिटी में कितना है, सिर्फ 6%, 6 to 8%। तो आपको मतलब नुकसान हो चुका है, इसको रिवाइज करिए। और ये पिछले साल, मतलब 2 सालों से लगभग ये इनको फायदा हो रहा है, और ये जो है डायमंड पे भी चला जाएगा और बुलियन पे भी चला जाएगा इसका इफेक्ट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो को रिवाइज करो आप, ठीक है। तो ये सारा बात था, आपको पता चल गया है, ठीक है। न्यूज़ का दार्जिलिंग ट्रेन क्रैश का अगला न्यूज़ ये है कि चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा जो है सिग्नलिंग का इशू था, और ये कवच के बारे में हमें जानने का ज़रूरत है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। तो कवच इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम दैट प्रिवेंट कोलिजन अप्लाइंग ब्रेक्स ऑटोमेटिकली इफ द ड्राइवर फेल टू रिस्पॉन्ड टू डेंजर सिग्नल्स। ये बिल्कुल सही है। कवच हैज़ बीन सर्टिफाइड टू कंप्लायंस विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 ऑपरेशन, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट सेफ्टी लेवल सिस्टम्स। बिल्कुल सही है। कवच इज बीइंग रैपिडली इम्प्लीमेंट अक्रॉस 2000 किलोमीटर ट्रैक इन 2022 से 23, विथ प्लान टू कवर 34 किलोमीटर्स, 34,000 किलोमीटर्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेल रूट 2000 बाई 2017 80 27 28, जो कि बहुत ही धीमी है, बहुत ही कछुए वाली बात है ना। टोटल कितना है रेलवे ट्रैक इंडिया का? लगभग 68,000 है किलोमीटर, है। और उसको आप लोग मतलब कि पूरा अच्छा से कवर करने के लिए आप तो मतलब 40-50 साल लगा दोगे, है ना। और ये बहुत ही, ये जो रेलवे बोर्ड है, इतना धीरे एक्शन लेता है और डिसीजन लेता है कि क्या क्या, कभी ये बोलते हैं कि हम यूरोपियन वाला ही लेके आएंगे, है ना, 4 दिन पहले का न्यूज़ है, और फिर कभी बोलते हैं कि कवाची लाएंगे हम। अनोमलीज बहुत है इनको खुद को, जो है ना, एक्शन लेने और डिसीजन लेने में देर लगती है। इसके इसका जो गरीब लोगों को और जो मजबूर मिडिल क्लास लोगों को इसका इफेक्ट झेलना पड़ता है ना। और ये देखिए क्यों कवच सस्ता क्यों है, 50 किलोमीटर, 50 लाख पर किलोमीटर कवर कर रहा है, और यूरोपियन जो है ना, यूरोपियन ट्रेन वो कंट्रोल सिस्टम वो 2 करोड़ पर किलोमीटर पे जो है उसका बजट है। तो ये तो सही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ये चारों के चारों सही थे वैसे। अब हम जो देखते हैं ना कि ये स्टैंडर्ड क्या है, लेवल 4 आपने देखा, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। तो ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 61508 स्टैंडर्ड ये बोल रहा है। और ये सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम हो, सभी को ये रेट करता है, ठीक है। अगला जो हम न्यूज़ देख रहे हैं वो है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर जो है ना, रिकमेंडेशन दे रहा है बहुत सारा, ठीक है। इस आर्टिकल में वो बता रहे हैं, मतलब जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है। पहला तो ये बता रहे हैं, ठीक है, कि आप जो एक लेवी करते हो, सेस लगाते हो, जिसका नाम है USOF लेवी, ठीक है। तो वो आप जो है मत लो, उसको आप जो है अबॉलिश कर दो, ठीक है। और दूसरा जो वो बोल रहे हैं कि लाइसेंस जो आप फी ले रहे हो, आपको पता है 3% है, उसको 1% कर दो। लाइसेंस फी क्या होता है, जो भी रेवेन्यू आप जनरेट करोगे उसका 3% आप दो सरकार को, ठीक है ना। या टोटल स्पेक्ट्रम का जो है बजट है, आप जो है कमेंट करना कि ये जो मैं बता रहा हूँ वैसे दोनों में से कौन सा जो है लाइसेंस फी है होता है, ठीक है। और तीसरा जो ये बोल रहे हैं कि ग्रॉस रेवेन्यू का जो डेफिनेशन है वो आप जो है चेंज करो, एम्बिग्विटी है उसमें बहुत सारा।
क्योंकि देखो लाइसेंस अगर मैं ले रहा हूँ और फिर मैं उससे रेवेन्यू करता हूँ तो उस पर आप टैक्स लो, ठीक है। लेकिन मैं अगर रेवेन्यू कर रहा हूँ टेलीकॉम सेक्टर में जिसको मैंने लाइसेंस भी नहीं लिया, उस एरिया में मैं रेवेन्यू करता हूँ, तो उसमें भी आप टैक्स ले ले रहे हो, है ना। तो ऐसा ना करो, ठीक है, ये बोल रही हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये बोल रहे हैं कि आप जो है ना, ये 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पे भी प्रायोरिटाइज करो, इसको भी जल्दी से जल्दी रोल आउट करने का। क्यों? क्योंकि ये 10 लाख बिलियन तक का इसका जो है प्रोस्पेक्ट है, 10 लाख बिलियन तक, 10 बिलियन तक आपको फायदा होगा, सरकार को बोल रही हैं, ठीक है ना। और बस इसमें इस आर्टिकल में इतना ही कुछ था। आप ये टेलीकॉम सेक्टर का क्वेश्चन मीन्स में आता ही है, ठीक है ना। तो आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। 2-3 पॉइंट्स जो मैंने बताए वो आप वो नोट डाउन कर लो। ये जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये है, ठीक है ना, कि सप्लायर तो गवर्नमेंट है और रेसिपिएंट कौन है, टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है। तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी टैक्स पूरा कैलकुलेट करके और खुद से देने के लिए, सरकार मांगने नहीं जा रही है। आप खुद से कैलकुलेट कर खुद के दोगे अंडर, तो ये बोलते हैं ना कि इसको हटा दो, हटा दीजिए इसको, ठीक है ना। हाँ, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो बस यही था न्यूज़। और जो लास्ट न्यूज़ जो हम लोग देख रहे हैं वो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्लिम्स ऑफ द लूका। लूका क्या है? लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हम लोग का मतलब ओरिजिन लाइफ का हुआ कहाँ से, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, इसलिए मैंने ये रखा है। आप देखो कि 1920s में एलेक्जेंडर ओपरिन एंड जे बी एस हाल्डेन, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्राइमोर्डियल सूप था वहाँ पे, ऑर्गेनिक, ठीक है, लाइफ, सेल्फ लाइफ ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और अर्थ ने उनको नर्चर करके ऑर्गेनि वो जो है, और मतलब एक स्पीसीज का जन्म कराया है, उससे फिर ग्रोथ हुआ है बहुत सारे स्पीसीज का एक्चुअली, ठीक है। और फिर 1952 में शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से दो रिसर्चर स्टैनली मिलर एंड हार्नोल्ड यूरे ये बोलते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो बदल गया, ये बोल रही हैं। देखिए क्या कितना इंटरेस्टिंग बात है। मीथेन अमोनिया एंड वाटर को जब मिक्स किया और उस पर एकदम लाइटनिंग हुआ, मतलब बिजली कड़का, तो वो ऑर्गेनिक में बदल गया, मतलब अम्यूनो एसिड बदल गया। और ये बात बिल्कुल सही है, सही इस आर्टिकल के हिसाब से क्यों है कि देखिए आप ये 3.3 बिलियन ईयर ओल्ड जापान का एक आपने मिशन सुना होगा, हायाबुसा 2। ये एस्टेरॉयड रियुगु से एक जो सैंपल लेके आई है एस्टेरॉयड का, उसमें 20 अम्यूनो एसिड जो है मिले हैं ऑर्गेनिक, 20 अम्यूनो एसिड मिले हैं, है ना। तो ये कैसे हो गया? तो ये आर्टिकल ये ऐसा कह रही हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही था इम्पोर्टेंट न्यूज़। इस आपका थैंक यू आपको पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को आप जो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है कमेंट करिएगा आपका क्या थिंकिंग है, कैसे मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं कल। थैंक यू।